ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड बीएससी बीएड 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंतर्गत जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में लिंग संवेदीकरण में वर्तमान प्रचलन मुद्दे और चुनौतियाँ। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर संवेदनशीलता की बात चलती है, आखिर लिंग समानता क्यों? तो लिंग समानता के लिए सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में एजेंडा 2030 को 17 सतत विकास कार्यक्रमों के साथ में प्रस्तुत किया गया। एजेंडा 2030 के 17 सतत विकास, इन कार्यों को अंजाम देने के लिए, इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए एजेंडा 2030 रखा गया, जिसमें प्रमुख मुद्दा सतत विकास के लिए लैंगिक समानता का लाना था। प्रशिक्षणार्थियों, आज पूरे विश्व में महिलाओं को और उनके अधिकारों को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की जा रही है। महिलाओं को पुरुषों के समान समानता दिलाने के लिए एजेंडा 2030, इन लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए एजेंडा 2030 लागू किया गया, जिसमें 193 देशों ने हिस्सा लिया और भारत ने भी उसको मंजूरी दे दी। 193 देशों में भारत भी उसमें शामिल था और भारत ने उनको मंजूरी स्वीकार कर लिया। क्या हाँ, लिंग समानता पर चर्चा होनी चाहिए, महिलाओं के लिए ये अधिकार मिलने चाहिए। लिंग समानता को लेकर ये एजेंडा 2030 लक्ष्य रखा गया और 193 देशों में भारत ने भी इसको स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं, किसी भी सभ्य समाज का मूलाधार उस समाज के, उस देश के, उस राष्ट्र के नागरिकों से है, और नागरिकों में उस देश के पुरुष, उस देश की स्त्रियां दोनों आते हैं। जैसा कि मैं आपसे आए दिन चर्चाएं करता हूं, किसी देश के विकास को देखना है, किसी देश की बुलंदियों को देखना है, किसी देश की हेल्थ को देखना है, तो आपको उस देश के नागरिकों की ओर देखना पड़ेगा और आपको उस देश के नागरिकों की शिक्षा की ओर देखना पड़ेगा, आपको उस देश के नागरिकों की चरित्र की ओर देखना पड़ेगा। किसी राष्ट्र के विकास के लिए मानवीय संसाधनों का होना, भौतिक संसाधनों का होना, प्राकृतिक संसाधनों का होना बहुत आवश्यक है, और मानवीय संसाधनों के अंतर्गत उस देश के स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। दोनों ही, स्त्री और पुरुष दोनों मानवीय संसाधन हैं उस देश के, उस राष्ट्र के, जिसका विकास आप देख रहे हो, जिसका पिछड़ापन आपको नजर आ रहा है, उसके पीछे वो महिला और वो पुरुषों का योगदान है। आज जो ये राष्ट्र पिछड़ा हुआ है, उस राष्ट्र के पिछड़ने के पीछे उस देश की महिलाओं की अवहेलना करना है,
उस महिलाओं की अशिक्षा है, उस देश की महिलाओं का बेरोजगार होना है, उस देश की महिलाओं का राजनीतिक भागीदार नहीं होना, उस देश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति का मजबूत नहीं होना, और जिस देश को आप विकास के मार्ग पर देख रहे हैं, जिस देश ने विकास किया है, तो उस देश के स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर ही विकास किया है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उस देश के विकास में उस देश की महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का योगदान है। प्रशिक्षणार्थियों, किसी भी देश के मूलाधार उस देश के स्त्री और पुरुष हैं, और इन मूलाधारों को, इन मानवीय संसाधनों को हम अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम पुरुषों का विकास कर लें, मानसिक, शारीरिक, स्वास्थ्य, सांवेगिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और हम अपने देश की महिलाओं को बीमार हालत में छोड़ दें, गरीबी में छोड़ दें, अशिक्षा में छोड़ दें, तो हमारा देश भी बीमार बन जाएगा। हम हेल्दी देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, हम स्वस्थ नागरिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारा ही हिस्सा, हमारे ही देश की महिलाएं पुरुषों से पिछड़ी हुई हैं, पीछे रह गई हैं। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, वो पुरुषों से पीछे रह गई हैं। प्रशिक्षणार्थियों, किसी भी देश की सुंदरता के लिए, उस देश की सुरक्षा के लिए, सुरक्षित समाज के लिए, उस देश में स्त्री और पुरुष की समानता का होना आवश्यक है, या पहली शर्त है। किसी देश की सुंदरता, किसी देश का सुरक्षित समाज का होना, उस देश की पहली शर्त है कि वहाँ समानता के अधिकार निश्चित रूप से दिए गए होंगे। इसलिए वो समाज, वो देश सुंदर है, सुरक्षित है। प्रशिक्षणार्थियों, लिंग समानता की बात इसीलिए चली है कि आज महिलाओं को पुरुषों से दोयम दर्जे पर लाकर ढकेल दिया गया है, पुरुषों के समान खड़ा नहीं किया गया। और तो और इन भेदभाव करने वाले देशों में हमारे देश का नाम 108वीं पायदान पर है, और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नंबर उसमें 150वां है, जहां महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता है। हम भी कोई ऐसी स्थिति में नहीं हैं जिस पर गुरूर और तकब्बुर किया जा सके, या हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हों। नो 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 नो, हम ऐसे हालात में नहीं हैं। हमारी पायदान है भेदभाव करने वालों की 108वें नंबर की। हमको पाकिस्तान से प्रेरणा नहीं लेनी, हमको प्रेरणा लेनी है आइसलैंड से, उन देशों से प्रेरणा लेनी है जहां महिलाओं को सम्मान दिया गया है। नीदरलैंड से, ऐसे देशों से प्रेरणा लेनी है। नामीबिया से, ऐसे देशों के मैं नाम बता रहा हूं आपको। प्रशिक्षणार्थियों, अगर हम अपने देश की विकास की इमारत को खड़ा करना चाहते हैं तो हमें स्त्री और पुरुष, महिलाओं को समानता के अधिकार प्रदान करने होंगे, और ये समानता की इमारत
प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि विकास की इमारत अगर हमको खड़ी करनी है, अपने देश को विकास के मार्ग पर ले जाना है, अपने समाज को विकास के मार्ग पर ले जाना है, अपने परिवार को विकास के मार्ग पर ले जाना है, अपने संप्रदाय को विकास के मार्ग पर ले जाना है, तो हमको उस विकास रूपी इमारत के लिए समानता को अपनाना होगा। समानता का व्यवहार हमारे यहाँ किया जाए, स्त्री और पुरुष की समानता हो, तो निश्चित रूप से वो विकास रूपी इमारत जिसको हम खड़ी करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो इमारत हमारी भव्य होगी, सुंदर होगी। प्रशिक्षणार्थियों, आए दिन आपसे इस बात को लेकर चर्चाएं की जाती हैं कि हमारे देश की महिलाएं हमारे बहुत बड़ा मानवीय संसाधन हैं। इन मानवीय संसाधनों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक एक लंबी खाई उनके साथ पुरुष और स्त्री के बीच में लंबी खाई बन जाती है, भेदभावों की खाई। उसके जन्म से लेकर ही भेदभाव शुरू हैं और मृत्यु तक उसको भेदभावों का सामना करना पड़ता है। मैं जन्म को लेकर आपको पहले भी बता चुका हूं कि बेटी का अगर घर में जन्म हो गया है तो घर में मातम का माहौल बन जाता है। पिता के घर पिता के द्वारा रक्षा, पति के घर पति के द्वारा रक्षा, और वृद्धावस्था में पुत्र आदि उसकी रक्षा का कार्य करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, उसके जन्म से लेकर और मृत्यु तक उसको भेदभावों का सामना करना पड़ता है। उसके जन्म के उपलक्ष्य में जश्न नहीं मनाया जा रहा, उसके जन्म पर घर में मातम का माहौल है, और ये भेदभाव उसको मृत्यु तक सहन करना पड़ता है। ये एजेंडा 2030 जो रखा गया था 17 सतत विकास लक्ष्यों के लिए, तो उन लक्ष्यों में समानता का, लैंगिक समानता का जिक्र भी किया गया, जिसको महत्व दिया गया। ये जन्म से लेकर, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, बालिकाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जन्म हुआ है, पहले तो उसका जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, और जैसे तैसे करके वो आ भी गई है तो उपाय ढूंढे जाते हैं कि जल्दी से जल्दी ये संसार छोड़ दे, छोटी उम्र में ही मर जाए तो अच्छा। ये सोच हमारे समाज की, माँ बाप उससे निजात पाना चाहते हैं और उसका बाल विवाह कर देते हैं। यहां भी भेदभाव, शिक्षा से वंचित कर देते हैं, ये भेदभाव, छोटी उम्र में खान पान के साथ में भेदभाव, उसके वस्त्र आदि के साथ में भेदभाव, उसके खिलौनों के साथ में भेदभाव, भाई के लिए नए खिलौने, बहन के लिए पुराने खिलौने, भाई के लिए नई पुस्तकें, बहन के लिए पुरानी पुस्तकें। पुरुष पहले भोजन करेंगे, महिलाएं बाद में भोजन करेंगी, चाहे सालन बचे या ना बचे, रूखा सूखा जो बचा है खा लो, पूर्ति कर लो, सो जाओ, चटनी रोटी खा लो। प्रशिक्षणार्थियों, ये जन्म से लेकर और मृत्यु तक महिलाओं के संग होने वाला भेदभाव आपको, चाहे उसके मायके में हो,
चाहे उसकी ससुराल में हो, आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा। वो अपने मायके में है तो वो प्रताड़नाओं का शिकार होती है, एक अकेले सूने कमरे में बैठी रहती है और उसको ये अंतर मन में ये अंतर्द्वंद चलते रहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे मालिक, हे खुदा, आपने मुझे लड़की क्यों बनाया? मेरे भाई के लिए अच्छे खिलौने, मेरे भाई के लिए अच्छी पुस्तकें, मेरे भाई के लिए अच्छी शिक्षा, मेरे भाई के लिए अच्छी हेल्थ, और मुझे सब चीज से वंचित क्यों रखा गया है? ससुराल जाती है तो उसको ढेर सारी हिंसाओं का, मुसीबतों का, भेदभावों का सामना करना पड़ता है। सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो हिंसा, नमक कम हो गया तो हिंसा, सब्जी ऐसी बनी है, सब्जी वैसी बनी है, कपड़े ऐसे धोए हैं, कपड़े वैसे धोए हैं, और तो और उसकी सासू जी के द्वारा, ननद जी के द्वारा और ससुर जी के द्वारा उसके साथ में भेदभाव किया जाता है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक भेदभाव का शिकार रहती है। बात चलती है उसकी शिक्षा की, जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि उसकी शिक्षा को पेरेंट्स, गार्जियंस, माता पिताओं के द्वारा ये समझा जाता है कि वो पराया धन है, इसको पढ़ाने से हमारे परिवार को या हमारे लिए कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए इसको कम शिक्षा दिलाकर इसका विवाह करना ही उचित है। और उसको शिक्षा से वंचित कर लिया जाता है और उसका अल्प आयु में, छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है। स्वास्थ्य की बात चलती है, बाल विवाह हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे जिक्र करता हूं कि बाल विवाह हुआ है तो छोटी उम्र में वो माँ भी बन जाती हैं, और माँ बनने के समय उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती, क्योंकि घर में पौष्टिक आहार से वंचित, अच्छे खान पान से वंचित उसको लंबे समय तक रखा गया, और छोटी उम्र में जब उसका विवाह कर दिया गया है तो उसके शरीर में खून की कमी हो जाती है, और 25% जो बाल विवाह जिन महिलाओं के, बालिकाओं के होते हैं, वो प्रसव के दौरान बालक को जन्म देते समय संसार छोड़ देती हैं, और 70% बाल विवाह करने वाली बालिकाओं को खून की कमी का शिकार हो जाती हैं या ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं जिनका इलाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, उनके स्वास्थ्य के साथ भेदभाव, उनकी शिक्षा के साथ भेदभाव, उनके रोजगार के साथ भेदभाव। रोजगार की बात चलती है तो इकोनॉमिक फोरम 2017 जिसने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये तैयार की गई, जिसमें 144 देशों के अध्ययन करने के बाद 108 नंबर पर भारत में ये भेदभाव नजर आया। 144 देशों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद 108वां नंबर भारत का आया, जहां महिलाओं के वेतन के साथ भेदभाव किया जाता है, जबकि 1976 में समान कार्य समान वेतन का अधिनियम लागू हो चुका है। उसके बावजूद हमारे देश में महिलाओं को उनके वेतन को कटौती की जाती है 25% तक। लोग समान वेतन कानून लागू होने के बाद भी मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स 2016 में ये पाया गया
कि 25% महिलाओं को कम सैलरी मिलती है पुरुषों के मुकाबले में 25% कम। चाहे वो क्षेत्र संगठित क्षेत्र हो या क्षेत्र असंगठित क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम सैलरी दी गई, वो भी 25% कम सैलरी, कम वेतन दिया गया। उसके पीछे जो एक पहलू काम कर रहा है वो राजनीतिक पहलू हैं या सामाजिक पहलू हैं, जिनकी मदद से महिलाओं के साथ में ये भेदभाव हो रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को समान कार्य समान वेतन 1976 में ये कानून के बन जाने के बावजूद आप देखते हैं कि उनके साथ में सैलरी में कटौती की जा रही है, उनकी सैलरी में कटौती की जा रही है। और मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स 2016 जो लागू हुई तो उसमें ये निकल कर आया निष्कर्ष कि 25% पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को कम वेतन दिया गया। चाहे वो क्षेत्र संगठित क्षेत्र था या असंगठित क्षेत्र था, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा था। सोनाक्षी सिन्हा हैं जो अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, आवाज उठाई कि महिलाओं के संग सिनेमा में भी भेदभाव होता है। तो मैं अकेले सिनेमा जगत की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ खेल जगत की, व्यापार जगत की और सिनेमा जगत की। सभी जगत में, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन दिए जाने की सिफारिश सोनाक्षी सिन्हा ने की। प्रशिक्षणार्थियों, चाहे खेल जगत हो या व्यापार जगत हो या सिनेमा जगत हो, सोनाक्षी सिन्हा अभिनेत्री हैं, उन्होंने तो मांग की है, लेकिन लेखक ने ये लिखा है चाहे खेल जगत हो, महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के मुकाबले में कम वेतन दिया जाता है, कम पारिश्रमिक दिया जाता है। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, वहाँ भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में कम वेतन दिया जाता है। चाहे सिनेमा हो तो अभिनेता और अभिनेत्री दोनों पार्ट प्ले करते हैं, सिनेमा में रोल प्ले करते हैं, और उस रोल को प्ले करने के बाद जो उनको सैलरी मिलती है तो अभिनेता को करोड़ों रुपए मिलते हैं और महिलाओं को जो अभिनेत्री हैं उनको लाखों से ही काम चलाती है, उनको उनके वेतन का आधा मिलता है, और जो चर्चित नहीं है अभिनेत्रियां उनको आधे से भी कम। तो ये सही है, क्या खेल हो, व्यापार हो, सिनेमा हो, सभी में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो क्षेत्र संगठित हो असंगठित क्षेत्र हो, सभी में महिलाओं के साथ में ये भेदभाव किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारा सतत विकास का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें इन चुनौतियों का खात्मा करना होगा। इन चुनौतियों को दूर करके ही हमारा ये सतत विकास का सपना जो हम चाहते हैं कि समान भागीदारी हो, समानता का, लैंगिक समानता स्थापित हो, और उस लैंगिक समानता को लाने के लिए या सतत विकास के सपने को पूरा करने के लिए हमें इन चुनौतियों का मुकाबला करना होगा, जिससे कि हम एक सुंदर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। और जब सुंदर शांतिपूर्ण समाज होगा तो निश्चित रूप से वो विकास रूपी इमारत
जिसको हम खड़ा करना चाहते हैं वो आसानी से खड़ी हो जाएगी। वरना समानता एजेंडा नहीं, जो समानता एजेंडा 2030 है वो सतत विकास का एजेंडा, उसको पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। प्रशिक्षणार्थियों, ये सतत विकास का एजेंडा 2030 जो लैंगिक समानता के लिए, लैंगिक समानता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित किया गया था, उसकी प्राप्ति को पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। जब तक हम इन चुनौतियों का निस्तारण नहीं करेंगे, इन चुनौतियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम लैंगिक समानता नहीं ला सकते। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। मैं आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आगे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।